नमस्कार, फाइनेंस सेवा के चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी के बारे में। जीएसटी के अंडर गलत इनपुट क्रेडिट क्लेम करने को लेकर बढ़ते हुए लीगल डिस्प्यूट से यह क्लियर हो रहा है कि जीएसटी में रजिस्टर्ड बायर के लिए कुछ स्पेशल गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी है। तो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते समय डिस्प्यूट को कम करने और फाइन से बचने के लिए किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, वैलिड टैक्स इनवॉइस एंड डेबिट नोट। वैलिड टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट का होना जरूरी है। यह ध्यान रखें कि यह सीजीएसटी एक्ट के रूल 46 एंड 53 के अनुसार हो, जिसमें सप्लायर का नाम, जीएसटी नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, HSN कोड, जीएसटी रेट और चालान नंबर जैसी डिटेल्स इंक्लूड होनी चाहिए। यदि गुड्स इंपोर्ट का केस है तो पेड आईजीएसटी के लिए बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करें। नंबर 2, जीएसटीआर 2B मैचिंग। बायर के जीएसटीआर 2B में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की एलिजिबिलिटी के लिए सप्लायर द्वारा उनके जीएसटीआर 1 में सबमिट की गई इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। नंबर 3, रिसीट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बायर को रियलिटी में गुड्स और सर्विस रिसीव हो जानी चाहिए। इंस्टॉलमेंट में रिसीव होने वाली गुड्स के लिए केवल लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलने पर ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम लिया जा सकता है। नंबर 4, सप्लायर टैक्स पेमेंट। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की एलिजिबिलिटी के लिए सप्लायर द्वारा रियलिटी में टैक्स की पेमेंट की जानी चाहिए और सप्लायर को अपना जीएसटीआर 3B में फाइल करना चाहिए। नंबर 5, रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 38। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 38 के अंडर बताई गई कंडीशन में इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं उठाया जा सकता। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इन कंडीशंस में क्या क्या इंक्लूड है। नंबर 1, सप्लायर द्वारा लगातार टैक्स पेमेंट करने में डिफॉल्ट। नंबर 2, सप्लायर द्वारा जीएसटीआर 1 में दिखाया गया टैक्स जीएसटीआर 3 में पे किए गए टैक्स से अधिक होना। नंबर 3, सप्लायर द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक्स्ट्रा बेनिफिट उठाना। नंबर 6, पेमेंट टू सप्लायर। बायर द्वारा चालान की डेट से 180 दिन के अंदर सप्लायर को पेमेंट होनी चाहिए। 180 दिन के बाद पेमेंट लेट होने पर टैक्स क्रेडिट को इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा। हालांकि सप्लायर को पेमेंट करने के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट का फिर से बेनिफिट लिया जा सकता है। दोबारा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। नंबर 7, ड्यू डेट फॉर आईटीसी अवेलमेंट। चालान या डेबिट नोट के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करने की टाइम लिमिट इन दोनों में से जो भी पहले हो वह मानी जाएगी। 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और ड्यू डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। इन दोनों डेट के बाद कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया जा सकता। नंबर 8, डेप्रिसिएशन ऑन जीएसटी। यदि बायर कैपिटल गुड्स खरीदता है तो परचेज किए गए कैपिटल गुड्स के जीएसटी कंपोनेंट पर डेप्रिसिएशन का क्लेम करने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं किया जा सकता। नंबर 9, ब्लॉक क्रेडिट। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंडर कुछ खास चीजों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं लिया जा सकता, जैसे कि स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, रेंटल कैब सर्विसेज, एम्प्लॉई हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ क्लब मेंबरशिप, टैक्स पेड अंडर द कंपोजिशन स्कीम। इनपुट टैक्स क्रेडिट का इफेक्टिव मैनेजमेंट जीएसटी कंप्लायंस के लिए जरूरी है। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके इनवॉइस वेरिफिकेशन, जीएसटीआर 2B मैचिंग, रिसीट वेरिफिकेशन, टैक्स पेड बाय सप्लायर, फॉलो टाइम लिमिट्स और ब्लॉक क्रेडिट जीएसटी रजिस्टर्ड बायर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की कॉम्प्लिकेशन को आसान बना सकते हैं, लीगल रिस्क को कम कर सकते हैं और जीएसटी रूल का इजीली कंप्लायंस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मेरी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।